नमस्कार, स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की पाठ्यचर्या 2005। इसे कहा जाता है NCF 2005 और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या NCF 2005 क्यों बनाया गया, किस मंत्रालय की पहल पर बनाया गया, तो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के चलेंगे, टू द पॉइंट ही इसको लेकर के चलते हैं। तो NCF 2005 का सबसे पहले उद्देश्य लेकर के चलते हैं। कोई भी चीज़ हम यदि प्रारंभ करते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो यदि उद्देश्य पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सर्वांगीण विकास। दूसरी चीज आती है इसका प्रमुख सूत्र क्या है। उद्देश्य अलग होता है, सूत्र अलग होता है, सिद्धांत आपके अलग आ जाएंगे। तो प्रमुख सूत्र क्या है यहाँ पर, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात क्या है कि बिना बोझ के शिक्षा। हमें बालक को जो शिक्षा देनी है वो कैसी देनी है, बिना बोझ के, बालक को वह बिल्कुल भी बोझ ना लगे, अर्थात बालक उसको हंसते हुए ग्रहण करे और ऐसी क्रिएटिविटी के साथ ग्रहण करे कि इन फ्यूचर भी वो उसका प्रयोग कर सके, या जो शिक्षा वो लेकर के जा रहा है उसके भावी जीवन में भी वो शिक्षा काम आए। वह शिक्षा हमें यहाँ पर बालक को देनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर अगर मंत्रालय पूछा जाता है तो मंत्रालय क्या है, यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको बोला जाता है MHRD। तो क्या कहेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यदि पूछा जाता है किस मंत्रालय की पहल पर इसका निर्माण किया गया, इसको शुरू किया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कुछ जो विशेषज्ञ होते हैं, विषय के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, उन जो जानकार व्यक्ति है, उन लोगों की एक समिति गठित की गई और उस समिति ने शिक्षा को एक चुनौती के रूप में लिया। क्यों चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, है तो नहीं कह सकते हैं, कैसी थी, रटन प्रणाली पर ज़्यादा आधारित थी। बच्चे ने क्या है, साल में 2 बार परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली और वो नई कक्षा में चला गया, यही क्रम चलता गया और बालक जब विद्यालय परिवेश से बाहर गया तो वह शिक्षा उसकी कितनी काम आई, कुछ भी नहीं। तो हमें बालक को कैसा बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। ऐसी शिक्षा बालक को देनी है कि वो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे और उस ज्ञान का अपने आने वाले भविष्य में प्रयोग करे, बाकी लोगों को भी उस ज्ञान से अवगत कराए और ऐसा ज्ञान जो उसे बिल्कुल भी बोझ ना लगे। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या लिया, एक निर्णय लिया। और यहाँ पर अध्यक्षता यदि कही जाती है तो अध्यक्ष कौन थे इसके, प्रोफेसर यशपाल, ये आपको जरूर याद रखना है। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी या एक समिति गठित की गई। जब इन्होंने एक समिति गठित कर ली है, एक मसौदा तैयार कर लिया शिक्षा का, तो उसे क्या कहा गया, शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि NCF 2005 क्या है, शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज। यदि पूछा जाता है कि अभी तक की शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है, तो ये क्या आ जाएगा, NCF 2005। अब देखिए ये क्या है, शिक्षा का अभी तक का दस्तावेज है। शिक्षा नीति को इसके साथ आप लोग कंपेयर मत करिए, जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह अलग है। ये क्या है, एक दस्तावेज है, वह क्या है, एक शिक्षा नीति है। आने वाली वीडियोज में उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो अभी हम NCF को ही लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी, प्रोफेसर यशपाल ने की थी। अब देखिए, जब इसको बना दिया तो इसका प्रारंभ किससे हुआ, किसी चीज़ से सीख लेकर के ही हमने इसको बनाया होगा। तो यदि इसके प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ किससे हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। ये क्या है, निबंध है, सभ्यता और प्रगति। किसका है, याद रखना, इसलिए ब्रैकेट में इसको भी लिख करके चल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये निबंध है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, सभ्यता और प्रगति। इसमें इनकी 2 लाइनें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या लिखा था
कि सृजनात्मकता जो है उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है और ना समझ वयस्क जो है इसके लिए खतरा है, अर्थात समाज के लिए खतरा है। तो हमें बालक को सृजनात्मक कहाँ बनाना है? उसके बचपन में। यही बात यहाँ पर की गई है और इनके निबंध से ही प्रेरित होकर के NCF 2005 का निर्माण किया गया, जहाँ पर बच्चे की क्या है शिक्षा के बारे में बताया गया है कि बालक को कैसा बनाना है, आपको व्यावहारिक ज्ञान देना है, केवल विद्यालयी जीवन से जुड़ा हो नहीं, विद्यालय से बाहर का जो ज्ञान है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यह इसमें क्या है बताया गया। अब यदि इसमें किस विभाग ने इसका निर्माण किया करके यदि क्वेश्चन आता है तो विभाग क्या आ जाता है? NCERT। NCERT ने इसको बनाया और इसको जो पूर्ण करने का कार्य किया NCERT के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने इसको पूर्ण करने का कार्य किया। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, हमने कहा प्रोफेसर यशपाल जो है अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में कार्य किया गया। पूर्ण करने का कार्य यदि पूछा जाता है तो NCERT के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार की देखरेख में इसका कार्य पूरा किया गया। तो ज़्यादातर प्रोफेसर यशपाल के ही बारे में पूछा जाता है। यह एडिशनल है, यदि आपका क्वेश्चन बहुत अंदर तक जाकर के डीप जाकर के पूछा जाता है तो भी आपका क्या है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह इसके बारे में क्या है महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पर बताए हैं, जो बिंदु यहाँ पर लेकर के चल रहे। अब देखिए, इसके बारे में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं NCF 2005 के बारे में। जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो इसके सिद्धांत में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्या कर रखा है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये इसका पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। अब देखिए, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान को हम कैसे विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं? तो इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि बालक को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो उसके बाहरी जीवन में भी काम आए। सपोज करिए, हमारा एक बालक 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके बाहरी जीवन में चला गया। अब हमने विद्यालय में उसको क्या सिखाया, विद्यालय के बाहर जाने के बाद वह ज्ञान उसके कितने काम आया, वही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। जो ज्ञान हमने विद्यालय में बालक को दिया है उसका प्रयोग क्या वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए कर पा रहा है? 8वीं तक का मतलब ये नहीं कि हमने बालक को 8वीं तक ही पढ़ाना है, बस आपको बताना है, क्योंकि टैगोर जी ने क्या कह रखा है कि सृजनात्मकता जो है उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है। हम बालक को कहाँ पर क्रिएटिव बना सकते हैं? बचपन में। बड़ा होकर के बालक तो ऑटोमेटिकली जो उसने बचपन में सीखा है वही ज्ञान उसका अगर क्यों चलेगा। तो यहाँ पर हमने बालक के जो ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है, अर्थात ज्ञान को क्या बनाना है? व्यावहारिक यहाँ पर बनाना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है कि परीक्षा को कक्षा गतिविधियों से जोड़ते हुए अधिक लचीला बनाना। तो क्या कह रखा है? परीक्षा को कक्षा गतिविधियों से जोड़ते हुए अधिक लचीला बनाना। तो ये बात यहाँ पर क्यों की गई है? क्योंकि देखिए, जो हमारी परीक्षा पद्धति से पहले चली आ रही थी, क्योंकि अब तो NCF बहुत पहले से लागू हो चुका है, 2005 की बात है, उससे पहले की जो परीक्षाएं ली जाती थी वह थोड़ा सा कठोरता लिए हुए थी। बालक की वर्ष में 2 बार परीक्षा हो जाती थी, बालक के अंक देख करके उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कर दिया जाता था। वहां पर उसकी कक्षा गतिविधियों का कोई महत्व नहीं था कि बालक कक्षा में कैसा व्यवहार अपना प्रदर्शित कर रहा है। हमने क्या कहा? NCF 2005 का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। यदि हमने बालक के 5 क्वेश्चन पढ़ करके लिख करके उसे देख लिए कि बालक ने 5 सही कर दिया, हमने उत्तीर्ण कर दिया, कक्षा में भले उसकी गतिविधियां कैसी ही है, बालक रट करके भी तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, यह बात हमारे मन में आई ही नहीं, तो ये सारे के सारे कार्य क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो यहाँ पर क्या है? परीक्षा को कक्षा गतिविधियों से भी जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? हमें बालक की उपस्थिति देखनी है कि बालक कितना कक्षा में उपस्थित हुआ है। यदि हम उपस्थिति के भी बालक को अंक देंगे
तो बालक क्या है, विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज बालक की क्रिएटिविटी कक्षा में देखनी है कि बालक कितना क्रिएटिव क्लास में है, कितना क्रिएटिविटी वो वहाँ पर दिखा रहा है, कितने ऐसे कार्य हैं बालक कक्षा में कर पा रहा है, दूसरे बालकों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसका जो वेश है, उसकी जो ड्रेस है, ड्रेस कक्षा में कैसा है। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, अर्थात हर चीज़ के बालक को हम अंक देंगे तो परीक्षा कैसी हो जाएगी, हमारी लचीली हो जाएगी। और वह आजकल की जो कक्षाएं हैं वहाँ पर लागू हो चुका है। बालक के क्या है, असाइनमेंट बालक को दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी प्रतियोगिताएं कराई जाती है, वाद विवाद प्रतियोगिता अलग कराई जाती है, निबंध प्रतियोगिता कराई जाती है, वेश प्रतियोगिता कराई जाती है, बालक का खेलकूद के मैदान में उसका व्यवहार देखा जाता है। तो यही चीज़ है कि परीक्षा को कक्षा गतिविधियों से जोड़ते हुए अधिक लचीला बनाना है। तीसरा क्या है, पढ़ाई केवल रटन प्रणाली तक सीमित न हो जाए, रटन प्रणाली तक सीमित न रह जाए। अर्थात क्या है, जो भी हमारी पढ़ाई है उसको रटन प्रणाली से मुक्त करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे, पढ़ाई को क्या है, रटन प्रणाली से मुक्त करना है। अर्थात बालक केवल रट करके उत्तर लिख दे रहा है, उसे उस विषय के बारे में समझ ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बालक को जो ज्ञान देना है वो व्यवहारिक देना है, अर्थात बालक जो भी उत्तर दे वह समझ करके दे। हमें बालक को कैसी शिक्षा देनी है, समझ आधारित शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से बिल्कुल ही मुक्त कर देना है। बालक क्या है, खुले मन से प्रश्नों के उत्तर दे, अपनी समझ पर आधारित प्रैक्टिकल करके उसके आंसर दे, ये है। तीसरा क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। यहाँ पर क्या है, देखिए शिक्षा के 3 बिंदु होते हैं। एक तो क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है, दूसरा क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं जो ज्ञान बालक को दे रहे हैं, और अगला क्या होता है, बालक या शिक्षार्थी। यहाँ पर क्या है, हमने बालक को केंद्र बिंदु मान करके चलना है। यदि हम पाठ्यक्रम को केंद्र बिंदु मान करके चल रहे हैं तो हम बालक का ध्यान ही नहीं देंगे, हमें पाठ्यक्रम ही पूरा करवाना है। तो यही बात कही गई है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, अर्थात पाठ्यक्रम को हमने क्या है, केंद्र नहीं मानना है, केंद्र हमने बालक को मानना है। बालक को यदि हम ज्ञान दे रहे हैं, हमने तो बालक की आयु भी देखनी है कि जो हम सिखा रहे हैं बालक उतना परिपक्व है उसको सीखने के लिए, बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, बालक मानसिक तौर पर उसके लिए तैयार है या नहीं है। यह सारी बातें कब ध्यान देंगे, जब हम बालक को केंद्र बिंदु मान करके चलेंगे। तो यही अगला सिद्धांत है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। 5वां और अंतिम सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। क्यों करना है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हर देश की जो पहली आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अपने नागरिकों को कैसा बनाना है, देश के प्रति समर्पित बनाना है। और हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश की रक्षा करे। तो यहाँ पर क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी बिंदु हैं, यदि हमने बालक को कभी स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताया, गणतंत्र के बारे में नहीं बताया, जो लोग हमारे देश के लिए या जो वीर योद्धा हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके बारे में हमने कोई जानकारी ही नहीं दी, कक्षा 10 में जाकर के बालक को पता चल रहा है कि भगत सिंह कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं, तो बालक केवल उसको रट लेगा। हमें क्या है, बालक के बचपन से ही इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना है। विद्यालय में यदि बालक प्रातः काल की वंदना के लिए खड़ा है तो वहां पर हमें प्रतिदिन 2-4 शब्द क्या है, अपने देश के जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु हैं उन पर थोड़ा थोड़ा शब्द यदि बोलेंगे तो बालक के मन में खुद ही देश के लिए प्रेम जागृत होगा।
बड़े होकर के हमें बालक को देश के लिए जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वतः ही देश के लिए क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह रखा कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये हमारे एनसीएफ 2005 के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और है जो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो एनसीएफ 2005 है इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया है। तो इसका अनुवाद जो है संविधान में वर्णित जो 8वीं अनुसूची है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में इसका अनुवाद आपको मिलेगा।